यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है सेवा और अनुभूति का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम, जहां हम मिलते हैं उन खास हस्तियों से जिन्होंने अपने काम, अपने विचार और अपने व्यक्तित्व से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने ग्लैमर और ग्रेस के साथ साथ सोशल सर्विस और वुमेन एम्पावरमेंट को भी अपनी पहचान बनाया है। वे पिछले लगभग 20 वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। विभिन्न एनजीओज के साथ मिलकर जरूरतमंदों के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने फैशन और ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में भी अपनी शानदार पहचान बनाई है और मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2025 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। ज्यूरी मेंबर, मॉडरेटर, गेस्ट ऑफ ऑनर और पब्लिक स्पीकर के रूप में भी उन्होंने कई मंचों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि रेनू जिंदल जी का। रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आलोक जी। और सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्यार भरा और मुस्कुराहटों भरा जोरदार नमस्कार। चलिए रेनू जी, आपकी तो आवाज ही सुन के मजा आ गया और आई एम श्योर कि आज हमारी बातचीत बहुत बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो रेनू जी, शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत से ही कर लेते हैं, आपके बचपन से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में, परिवार के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताइए। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ बड़ी हुई, कैसे रहा आपका बचपन? जी आलोक जी, मेरा बचपन जो है बहुत ही सादगी और पारिवारिक मूल्यों के बीच में बीता। मैं एक बहुत छोटे से साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ, जिस परिवार ने मुझे हमेशा संस्कार, मेहनत, मदद, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये सब सिखाया। और वहीं से मेरा जो झुकाव है समाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ ज्यादा बढ़ा। मेरी शिक्षा जो है वो मैंने फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ, मैं वहां तक की है। एंड परिवार बहुत ही साधारण सा परिवार था, तो बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, पर प्यार और सौहार्द से भरा हुआ परिवार था सर। अरे, आपने एम फार्मा की हुई है? ओके, अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो बी फार्मा आपने कहाँ से की थी? जी, मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से हुई है। ओके 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 ओके। अच्छा, तो रेनू जी, फिर ये बताइए कि ये बचपन से ही समाज सेवा की ओर आपका झुकाव था, या कोई ऐसा कोई ट्रिगर था, कोई विशेष घटना, कोई विशेष व्यक्ति ऐसा था जो आपकी इंस्पिरेशन बना? ये कैसे हुआ? बेसिकली तो बचपन से ही मेरा एक झुकाव था। जब मैं अपने आसपास लोगों को जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हुए देखती, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीख मांगते हुए देखती, तो मेरे अंदर उनके लिए हमेशा से एक करुणा का भाव उत्पन्न होता था। तो ये चीज मुझ में शुरू से ही थी। बाद में जब मैंने लोगों को छोटी छोटी, बड़े होने के बाद जब मुझे समझ आई, तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोगों को जूझते देखा। शिक्षा की कमी, भोजन की कमी, रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष करते देखा, तो मुझे लगा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अब आगे बढ़कर काम करने का वक्त आ गया है। और बस यहीं से मेरे जीवन में समाज सेवा ने पदार्पण किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी बताइए, आप एक सरकारी विभाग में भी एक जिम्मेदारी का काम कर रही हैं, तो सोशल वर्क के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं? ये इज इट ए चैलेंज? किस तरह से आप मैनेज करती हैं अपने दोनों रोल्स को?
हाँ, वैसे तो सर एक कॉमन सेइंग है, हम सबने सुनी है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जी। तो चुनौतियाँ तो बहुत रही सर, लेकिन जब होता है कि किसी काम के पीछे आपका जुनून हो, जब आपका वर्क ही आपका पैशन हो, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मैंने समाज में अपने टाइम को बैलेंस करना सीखा, अपने परिवार, प्रोफेशन और सोशल वर्क तीनों को साथ लेके चलना सीखा, अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड की। और एट द एंड मैं बताऊँ ना सर, जब हम वो मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं ना मदद के बाद, उनसे सारी थकान मिट जाती है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी मुस्कुराते हुए चेहरों नाम पे रुककर हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं, कोई अच्छा सा जो जिंदगी में जिस तरह से आप बैलेंस करके अपनी जिंदगी को चलती हैं उसी से रिलेटेड कोई गाना सुनते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ, वेलकम बैक रेणु जी। आप करीब 20 वर्षों से आपकी सोशल सर्विस जर्नी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या पहली घटना कैसी हुई जिससे आप जुड़ी? किस तरह से ये शुरुआत हुई? हाँ, आलोक जी, मेरी जर्नी हाँ लगभग 20 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं अब तो। मैं जब क्लास 12th में थी तब मैंने पहली बार एक पहला कदम लिया था कि अपने आसपास के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया था कि मुफ्त में उनको मैं पढ़ाती थी। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, मेरी कोशिश रहती थी कि स्कूल उन बच्चों तक पहुंचे। फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि इनको सिर्फ हमें
शिक्षा का दान या पैसे का दान ही जो है वो इनफ नहीं है। इनको देना होगा हमें एक आत्मसम्मान का जो परिचय है वो, क्योंकि मैं देखती थी कि आज भीख मांगने वाले बच्चों को मैंने खाना भी दे दिया और मैंने उन्हें शिक्षा भी दे दी, अगले दिन वही बच्चे मुझे फिर भीख मांगते दिख जाते थे। तो मैंने नोटिस किया कि हमें सिर्फ इनको खाना नहीं देना है, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिखाना है, ताकि ये मांगने से ऊपर बढ़कर लोगों में देना सीखें। तो बस यही एक अप्रोच थी मेरी, जो जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आपकी सोच कैसे बनी? क्या कोई ऐसा परिवार में या कहीं आसपास आपके ऐसी कोई बात आई जिसकी वजह से आप इससे जुड़ी? देखो सर, बीइंग ए फीमेल, मैंने बहुत बार खुद भी बहुत सारी चीजों में ये महसूस किया कि हम सेल्फ डाउट और सोशल प्रेशर में अवसरों की कमी से जूझते हैं। कई बार सोशल प्रेशर में हमें लगता है कि ये हम करें या नहीं करें, कई बार हमें सेल्फ डाउट हो जाता है क्योंकि आसपास के लोग हमें कैसे जज करेंगे। बाकी मेरे लिए जो विमेन एम्पावरमेंट का अर्थ है ना, वो हर महिला को अपने निर्णय लेने का आत्मविश्वास उसके अंदर जब आ जाएगा तो हम सही मामले में उसको एम्पावर्ड विमेन मान लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तभी हो पाएगा जब हम उनको शैक्षिक, आर्थिक और आत्मनिर्भर रूप से मजबूत बना पाएंगे। लेकिन मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि ये सब हमें अपने परिवार के सहयोग से ही करना चाहिए। आजकल के जो कॉमन अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें महिलाओं को जिस तरह से हम आगे बढ़ने में ये देते हैं कि वो परिवार को पीछे छोड़ देती है, ये जो शिक्षा, ये जो संदेश है, ये गलत जा रहा है। हम आगे बढ़े और अपने परिवार के सहयोग से आगे बढ़े, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। थिंक बहुत खूबसूरत और बहुत गहरी बात आपने कही है कि वीमेन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि वीमेन सबको पीछे छोड़कर आगे एकला चलो आगे चल दें। अपने परिवार को वो साथ लेके आगे बढ़े तो वो सशक्तिकरण का असली मतलब। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई यादगार अनुभव जिसने आपको अंदर तक उद्वेलित कर दिया और ये महसूस कराया कि आपका काम सचमुच बदलाव ला रहा है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें? जी आलोक जी, वैसे तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं छोटे छोटे जो रोज बहुत ही खुशी देते हैं, पर कुछ एक दो चीजें हैं जो मेरे दिल को छू गई। जैसे एक बार दिवाली पे हमारे पास, जैसे मैं रॉबिन हुड आर्मी हूँ, तो हमारा काम ये है, रॉबिन हुड आर्मी का काम ये है कि हम एक जगह से जहाँ पे भी अच्छा खाना बचा होता है वो लेके जरूरतमंदों तक बांटते हैं। तो दिवाली की काफी सारी मिठाइयां हम जब वितरित करने गए, बांटने गए, तो जो बस्ती के बच्चे थे वो बाहर आके चिल्लाने लगे कि अरे दिवाली परसों नहीं आज है। तो मतलब ये चीज मेरे दिल को बड़ा अंदर तक छू गई कि हमारा जाना, हमारी एक छोटी सी मदद कैसे किसी के एक साधारण से दिन को दिवाली में बदल सकता है। तो क्यों ही नहीं हम ऐसा कुछ काम करें कि लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए। तो ये एक चीज है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है। एक और इंसिडेंट, सॉरी मैं समय लेते हुए शेयर करना चाहूंगी। एक शाम बारिश हो रही थी और घर में मेरे पति और बच्चों ने कहा कि पकौड़े खाने हैं, और वो पकौड़े बनाते बनाते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो जो बस्ती में बाहर खाना बना रहे होते हैं, आज उनके घर तो चूल्हे नहीं जले होंगे क्योंकि बाहर तो बारिश है। तो बस इनके पकौड़े बनाने के बाद मैंने आसपास की दुकानों से सामान उठाया अपने जो टीम के साथ में मिलके, और जब हम बस्ती में पहुंचे ना, तो वो सच में भूखे लोग बैठे थे। और जब हमने उनको खाना दिया तो जो उनके चेहरे पे आंसू और मुस्कुराहट एक साथ आई थी ना, वो चीजें दिल को छू जाती हैं। और यही लगता है कि ये आपका सबसे बड़ा मेहनताना है। बहुत खूब, बहुत खूब, अमेजिंग। तो इसी जो मुस्कुराहट हम किसी के चेहरे पे लाते हैं, इसी बात पे रुक के हम एक गाना तो सुनते ही हैं। और जो रॉबिन हुड आर्मी का आपने जिक्र किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा, और उस बाद में हम रॉबिन हुड आर्मी के बारे में ही बात करेंगे। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं और एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हाँ, वेलकम बैक रेनू जी। अब आप रॉबिनहुड आर्मी जयपुर की सिटी हेड हैं, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये रॉबिनहुड आर्मी एक नाम ही अपने आप में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, तो ये नाम किस तरह से पड़ा, इसमें क्या करते हैं आप और इसका उद्देश्य क्या है जो आपने ये ग्रुप बनाया हुआ है या सोसाइटी बनाई हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, रॉबिनहुड आर्मी एक वॉलेंटियर बेस्ड नॉन फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो नाम है इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर आपने कभी जी। पढ़ा हो तो रॉबिनहुड आर्मी एक ऐसे इंसान थे जो अमीरों से चीजें लेके और गरीबों जी, में जी। बांट दिया करते थे। तो बिल्कुल यही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सरप्लस फूड जहाँ पे ये अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि शादियों में बहुत सारा खाना बचता है, बहुत वेस्टेज होती है, फंक्शंस में, बहुत सारे होटल्स में एवरीडे बहुत सारा खाना बचता है जो फेंक दिया जाता है। तो जी। हमारी टीम एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये खाना वहां से उठा के इनको जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। इसके अलावा रॉबिनहुड आर्मी अब तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है और इनका एक रॉबिनहुड आर्मी एकेडमी के नाम से पूरे देश में अलग अलग जगह वेंचर्स चलते हैं जहां बच्चों को जो स्कूल तक नहीं जा पाते उनके लिए स्कूल उनके बस्ती में पहुंचाए जाते हैं। प्लस उनमें वो बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको प्रेरित किया जाता है, स्कूलों में एडमिशन कराए जाते हैं और एडमिशन तक ही ये प्रोसेस नहीं रुकता। उसके बाद हमारे जो रॉबिन्स हैं वो रॉबिन पेरेंट बनके ये मेक श्योर करते हैं कि वो बच्चे आगे भी पढ़ें, ड्रॉप आउट ना हो जाएं। दैट्स वंडरफुल। रॉबिनहुड की कहानी तो आपने सही कहा, हम सब लोगों ने बचपन से सुनी है कि वो हीरो से लेके गरीबों तक वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने ये भी बता दिया मुझे कि ये खाना सरप्लस खाने को बांटने के अलावा भी इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। अब ये बताइए प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। मान लो मेरे घर में एक पार्टी है और उसमें सरप्लस फूड बचता है, तो हाउ डू आई डू इट? मैं किस तरह से बुलाऊंगा, क्या करूंगा, कुछ इसके बारे में बताइए। जी जी सर, ये हमारी एक robinhood army.com करके वेबसाइट है, उसमें जाके
कोई भी जाएगा और जैसे ही आप उस वेबसाइट को खोलते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप हमसे किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। आप एज ए वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं या आप हमें खाना देना चाहते हैं। तो जिन लोगों को खाना हमें देना होता है वो वहां पे जाके जैसे ही खाना डोनेट करने के ऑप्शन पे वो करते हैं, उस जिस एरिया में वो है उस पर्टिकुलर एरिया का एक बॉट नंबर, जिस देश के जिस भी हिस्से से आप देख रहे हैं, आपके जो नियरेस्ट लोकेशन होगी वो नंबर आपको मिल जाएगा, या अगर आप वहाँ रिक्वेस्ट भी डालते हैं तो हमारे वॉलंटियर्स आपको कनेक्ट कर लेते हैं ओके फोन पर। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से टीम वर्क है और बहुत ही अच्छे से करते हैं। ओके तो इज इट ये क्या एनजीओ है, क्या है ये? जी, ये एक एनजीओ है सर, जिसमें किसी भी तरह का फंड रेज नहीं किया जाता। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं ये बाकी जो एनजीओज हैं उनसे अलग इस तरह से बनता है कि बिना किसी सैलरी के काम करते हैं। इनके जो हम बोलेंगे कि ये जो सैलरी है वो सिर्फ वो मुस्कुराहटें हैं जो वो लोगों में बांटते हैं और उनको भी बदले में वही मिलती है। ये पूरी तरह से यूथ ड्रिवन मूवमेंट है। हमारे जो वॉलंटियर बेस हैं, जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं जयपुर में, मेरे पास लगभग 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। और अच्छा, ओके। और ज्यादातर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो इनका जो कंपैशन है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है सर। ओके ओके ओके। अच्छा, ये क्या पूरे इंडिया में फैला हुआ है? कितनी ब्रांचेस हैं, क्या है कुछ? जी, मैं बड़ा प्राउडली बताना चाहूंगी सर कि हम 12 कंट्रीज में करंटली एक्टिव हैं और पूरे देश में 406 शहरों में एक्टिव हैं। इसके अलावा अभी तो 135 गांव भी रॉबिनहुड आर्मी ने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसका नाम है मिशन स्वदेश। तो हम अब गाँव में भी एक्टिव हैं सर पिछले 2 साल से। माय गॉड, इतना लार्ज नेटवर्क है। आई मीन आई डिडंट नो अबाउट दैट। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इस जयपुर को किस तरह से मैनेज करती हैं? यू आर ए सिटी हेड। जी तो सर। आपके क्या हिरार्की क्या है जयपुर के अंदर, कोई बताएंगे? जी, मैं जयपुर की सिटी हेड हूँ। इसके बाद हमने जयपुर को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा शहर है जैसा कि आप जानते ही हैं। तो एक ही बंदे का पूरे शहर में जा के काम करना बिल्कुल वो नहीं। तो इन 10 चैप्टर्स के हमने 10 POCs बनाए हुए हैं, जिनके साथ मिलके मैं इस काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करती हूँ। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में एक POC होता है, वो अपने अंडर फिर वो अपनी टीम प्रिपेयर करते हैं कि उनको किस किस पोस्ट पे किसको देना है। कोई सोशल मीडिया, वॉलंटियर मैनेजमेंट या सिर्फ वॉलंटियर्स ही हैं। तो हर चैप्टर का अपना एक मैकेनिज्म है, एक इकोसिस्टम है जिस पे वो वर्क करते हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज वे में वर्क होता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स था, यू वुड लाइक टू मेंशन? जी सर, ये जो हमारे फाउंडर हैं रॉबिनहुड आर्मी के, ही नील घोष, जो कि मुंबई बेस्ड हैं। ओके। एंड पहली जो ड्राइव हुई थी वो दिल्ली की स्ट्रीट्स में हुई थी 2014 में। अच्छा अच्छा जी। 2014 तो कोई पुराना बात नहीं है। जी जी सर। तो ये बहुत कम समय में काफी तरक्की कर ली। बहुत अच्छा तरक्की। जी, चलिए, हम गाना सुनने से पहले रॉबिनहुड आर्मी की इस खूबसूरत पहल के बारे में गाना सुनने से पहले कोई इस रॉबिनहुड आर्मी का कोई मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपको याद हो या यू वुड लाइक टू शेयर? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। हम लोग सर्दियों में एक मिशन चलाते हैं हर सर्दियों में, जिसका नाम होता है ठंड सबको लगती है, जिसमें हम वॉलंटियर्स और हमारे जो कोलैबोरेटर्स या स्पॉन्सर्स हमको सामान देते हैं। हम लोग क्योंकि फंड्स रेज नहीं करते तो लोग हमें ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स या विंटर्स के नाम पे वुलन क्लोथ्स, पुराने नए सब तरह के। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रात को हम निकले थे कि आज हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। तो हमें एक ठिठुरते हुए ओल्ड कपल मिले। जब हमने उनको ब्लैंकेट उठाई तो वो अम्मा जी उठकर बोली कि मैं भगवान से बोल ही रही थी, भगवान के दूत आ गए। तो वो चीज बड़ी दिल को छू गई, बड़ा करीब है वो उन दिन, जो उनकी आंखों में जो था वो अपने आप पे प्राउड फील करा देता है। बहुत खूबसूरत, बहुत टचिंग मोमेंट है। तो चलिए, इसी अम्मा जी की बात पे कि भगवान के दूत आ गए, हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। तो वेलकम बैक रेणु जी। अब आपके एक दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं। आप सोशल वर्क के साथ साथ फैशन और ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में कदम रखने का अब ये विचार आपको कैसे आया और क्या हुआ जिसकी वजह से आप उससे भी जुड़ गई? कुछ इसके बारे में बताइए। जी आलोक जी, विचार ऐसे शुरू से ही था मुझे कि मुझे कुछ अलग हटके भी करना है, कुछ ऐसा जिससे मैं समाज में अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। और मुझे एक हमेशा से ये भी लगता था कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ चेहरे से नहीं, आपके सोच और आपके व्यक्तित्व की भी होती है।
तो बस मुझे एक ऐसा मंच चाहिए था जहां मैं अपनी आवाज, अपना कॉन्फिडेंस और अपना सोशल कॉज लोगों तक पहुंचा सकूं। तो बस यही एक रीजन था जो मुझे इस फील्ड में ले आया। आपने मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2025 का ताज है, कुछ बताइए इसके बारे में। ये पेजेंट कहाँ हुआ था, कितने राउंड्स थे, क्या हुआ, आप कैसे इसमें आपको एंट्री मिली, कुछ उसके बारे में बताएंगी? जी जी सर, ये इंडो ब्रिटिश एक इनिशिएटिव था जिसका फाइनल जो है वो दिल्ली में हुआ था, और ऑल इंडिया लेवल पे इसके 6 to 7 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस चले थे जो पहले ऑनलाइन हुए थे। इसके Okay. बाद एक प्रोसेस होता है 4 दिन तक आपका ग्रूमिंग एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसमें जो पूरे देश से आए हुए लोग, जो फीमेल्स लेडीज होती हैं, उनका एवरीडे नंबर कम होता जाता है एंड फाइनल तक पहुंचते पहुंचते देयर विल बी 12 और 13, बस इतनी ही बचती हैं। तो हर दिन लगता था कि आज का दिन सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो जब फाइनल वाले डेज तक मैं पहुंची तो उस दिन मुझे लग रहा था कि हाँ, अब शायद मैं खिताब भी जीत ही जाऊंगी। तो दिल्ली में जो ये अनुभव रहा 4 दिन का, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पेजेंट्स एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मतलब फाइनल में जैसे हमने देखा है मोस्टली वो एक सवाल पूछते हैं आपसे एंड में जाके, तो आपका भी वैसे ही हुआ था, एक सवाल पूछा गया था सबसे। जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी है। बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी, पर मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ इस सवाल पे आते ही। से जो उन्होंने सवाल पूछा ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप What is the one thing you want to eradicate from वर्ल्ड? दुनिया से एक क्या चीज है जो आप पूरी तरह से हटाना चाहेंगे? तो मेरी जिंदगी का मिशन है सर, मैं जिंदगी से, जो लोगों की जिंदगी है ना, उससे भूख मिटाना चाहती हूँ। तो मैंने बड़ा ही क्रिस्प सा जवाब दिया उन्होंने कि ये भूख मैं इसलिए मिटाना चाहती हूँ कि जो भूख है वो मौत से भी दुश्मन बड़ी है, और रात को मारो सुबह फिर जिंदा खड़ी है। और ये जो तालियां बजी थी इसके बाद, मतलब उनकी गड़गड़ाहट आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तो मेरे लिए बहुत भावुक और प्राउड मोमेंट था। वाह भाई वाह, मतलब वही मैं जानना चाह रहा था कौन सा सवाल था, और सवाल जैसा था वैसा था, लेकिन आपने उसका जवाब बहुत शानदार दिया भाई रेणु जी, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और वो जो लाइन थी जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए, भूख जो रात को खड़ी, दोबारा बोल दीजिए। सर, मतलब मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि भूख जो है वो मौत से भी दुश्मन बड़ी है, रात को मारो सुबह फिर जिंदा खड़ी है। क्या बात कह दी आप। हर चीज खत्म हो सकती है लेकिन भूख जो है हर दूसरे दिन बिल्कुल खड़ी है। क्या बात है, क्या क्या बात है। तो आप, अच्छा मैं वैसे थोड़ा ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हम लोग तो ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में ज्यादा जानते हैं। आप जब जाती हैं तो वहाँ कुछ सवालों के जवाब तैयार करके जाती हैं, या कुछ एंटिसिपेशन होता है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और क्या होता है? देखो सर, हाँ, जब अपन जाते हैं तो एक माइंडसेट के साथ तैयारी और होमवर्क करके हर पे जो कंटेस्टेंट है वो आता ही है। कुछ सवाल आपको गूगल पे मिल जाते हैं, कुछ सवाल यूट्यूब से हम पुराने जो शोज हुए हैं उनको देख के समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। कुछ वहाँ पे मेंटोर्स होते हैं, मतलब वो हम जो स्टेज पे जो प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, वो एक्चुअली पिछले बहुत दिनों से चल रही तैयारी का नतीजा होता है। तो वो सीधे ना तो सवाल होते हैं ना जवाब होते हैं, वो बहुत दिन से आपको घुमा फिरा के आपके मेंटोर्स बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड जो सामने निकल के आता है ना, वो आपका असली व्यक्तित्व होता है। वो आपकी जो सोच, आपका अपने आप को मंच पे प्रदर्शित करने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन, वो आप उसको और अच्छा निखार देते हैं। वो आपको, आप जो है वही बने रहना सिखाते हैं। कई बार हम होते हैं कि लोगों के सामने आर्टिफिशियल बन जाएं या अपने आप को किसी और तरीके से प्रेजेंट करें टू इम्प्रेस देम। ब्यूटी पेजेंट्स आपको सिखाते हैं कि आप अपना ही बेस्ट वर्जन में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छे रहेंगे। जी सर। अब तो इसका ये मतलब है कि जो मेरा अगला सवाल है वो करीब करीब आपने जवाब दे दिया कि ब्यूटी पेजेंट्स इज नॉट ऑल अबाउट ग्लैमर। इसमें और भी बियॉन्ड भी इसके कुछ और है। तो इसका वास्तविक अर्थ आप क्या समझती हैं ब्यूटी पेजेंट्स का?
सर मेरे लिए इट इज नॉट अबाउट ग्लैमर, ये है सर आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, और इसके बाद जब आप मंच पे कुछ जीत जाते हैं तो फिर ये आपके लिए है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपके लिए जो आपकी सोच और आपकी पर्सनैलिटी अब लोगों के लिए एक आइडियल बन जाएगी। तो उसके बाद आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ अपनी अपीयरेंस पे। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया रेणु जी, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। और आपने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही सारी बातें कह दी, क्योंकि बाद में जाके आपको एज ए कल्चरल एम्बेसडर या बहुत सारे काम करते हैं, जो मिस यूनिवर्स बनती है, मिस इंडिया बनती है, जी तो मिस वर्ल्ड बनती है। तो अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा और आपसे एक सवाल करने की हिमाकत करता हूँ कि इसमें कभी आपको कभी ये लगता है फेवरेटिज्म है या मैनिपुलेशन है, ऐसा कुछ कभी लगता है? इस तरह के चार्जेस भी आते रहते हैं। जी हाँ, कभी कभी सुनने में आती हैं इस तरह की भी बातें भी कि मैनिपुलेशन होता होगा, फेवरेटिज्म होता होगा, पर मैं 2 पेजेंट्स में गई हूँ, दोनों में ही मैं विन करके आई हूँ क्राउन। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो यहाँ पे फेवरेटिज्म या मैनिपुलेशन आपको टैलेंटेड मंच पे नहीं दिखा सकता। आपका जो टैलेंट है वो आपका कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क और आपकी ऑथेंटिसिटी है ना सर, मंच पे तो वही प्रेजेंट होगी। अगर आपको कोई फेवरेटिज्म भी कर देगा तो भी आप मंच पे कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो अल्टीमेटली जो वर्क करता है वो आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क और आपकी कंसिस्टेंसी, यही वर्क करता है। तो चलिए, अच्छा तो इसका मतलब है आप ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह में जाती रहती होंगी, तो कभी आपका कोई फंक्शन हो, हमारे रेडियो स्टेशन को जोड़ना चाहें तो हमें बिल्कुल जोड़िएगा। आपका इस तरह का कोई फंक्शन हो तो बताइएगा हमें। जी जरूर सर, बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए, आपकी इस कंसिस्टेंसी के नाम में और कमिटमेंट के नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, और आपने जो ताज पहना है उसको याद करके एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे की बातचीत जारी रखते हैं। कश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up. आग सी रवानियां, लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है, 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 ये जलवा। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. You by my side as the music is soaring. Go on shouting and roaring. Tell me. Dancing around. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना। हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना, हर जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना। ये जलवा, हो किसी रवानियों, लेती गई अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है, 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 ये जलवा।
इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया, जाना इसने करवाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जलाते हैं दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. हाँ रेणु जी, अब ये बताइए कि आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल सकते हैं, मिल चुके हैं, रिकग्निशन भी आपको बहुत सारे मिल चुके हैं। सोशल मीडिया में आप वीमेन एम्पावरमेंट और सोशल अवेयरनेस का भी बहुत काम कर रही है। कुछ इसमें से कोई ऐसा खास अवार्ड या सम्मान या रिकग्निशन जो आपके दिल के बहुत करीब है, कुछ उसके बारे में बताएंगी? रिकग्निशन तो नहीं, पर लास्ट ईयर मैंने अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया है और मैं बच्चों को भेजती हूँ पेजेंट्स में, उनको मेंटोर करके। तो अच्छा। लास्ट ईयर जब मेरी भेजी हुई एक लड़की ने क्राउन जीता, तो वो जो अचीवमेंट था वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। बाकी अवार्ड्स तो बहुत सारे मिल चुके हैं, सभी सम्मान के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन वो बच्ची ने जब जीत के मुझे फोन किया ना कि मैम थैंक यू, मैंने ये कर दिया, वो चीज मेरे दिल के बड़ा करीब है। ब्यूटीफुल। तो मेंटरिंग में आप किस तरह से सिलेक्शन करती है? मैं वैसे ही आप तक काफी पूछ रहा हूँ, बच्चियों को क्या कॉलेज स्कूल से पिक करती हैं, क्या करती हैं? हाउ डू यू गो अबाउट इट? नहीं सर, जो कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं जो अपने लिए कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारी एकेडमीज हैं। ये जो बच्ची है ये हमारी वैसे तो कहना नहीं चाहिए, अंडर प्रिविलेज ग्रुप की एक बच्ची थी जो हमारी बस्तियों में काम करती हैं लेडीज, जो हाउस होल्ड लेडीज हैं। इनकी एक बच्ची थी जो मुझसे कई साल से बड़ी इंस्पायर थी कि दीदी मुझे भी जाना है, चाहे मैं एक बार ही जाके आऊं पर मुझे ब्यूटी उसमें जाना है कंटेस्ट में। बच्ची में टैलेंटेड थी, उसमें टैलेंट था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे पेजेंट से जुड़ते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस आपको अच्छे ही देने पड़ते हैं। तो बस उस बच्ची को मुझे लगा कि इसका इतना कॉस्ट तो मैं बचा ही सकती हूँ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे जितना मैंने अपनी तैयारी की थी वो सब तैयारी मैंने उसे यहाँ से करवा के भेजी थी। That's very noble thought. I mean, I would say कि आप किसी अच्छी फैमिली की बच्ची को लेके उसको ग्रूम करना है, ये तो एक जुदा बात हो गई, लेकिन आपने एक ऐसी मतलब अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन फैमिली से किसी बच्ची को लेके और उसको किया है, तो मेहनत भी ऑब्वियसली आपको ज्यादा करनी पड़ी होगी, लेकिन उसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको उभार दिया हुआ आपने, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं मतलब थोड़ा रोकना चाहूंगी सर, मतलब पिछले कई सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना बस्ती के और अंडर प्रिविलेज बच्चों को लेके, अब मैंने उन बच्चों को टैलेंटेड बच्चा कहना शुरू कर दिया है। उन बच्चों में बिना किसी रिसोर्सेज के जो टैलेंट है ना सर, मतलब मेरा मन करता है कि अब हम उनको अंडर प्रिविलेज ना कहें, अब उनका नाम टैलेंटेड बच्चे निकाल दें। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी तो आपका अंदर का टैलेंट है कि आपने उनको पिक करना शुरू किया, आपकी इच्छा हुई अंदर से उनको पिक करने की। अदरवाइज तो आपके सामने बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को लेके आ जाते होंगे, लाइए इसको ग्रूम कर दीजिए, इसको ब्यूटी पेजेंट में भेजते हैं, ऐसे बहुत लोग आते होंगे। जी जी हाँ, काफी लोगों ने किया जी, हाँ अप्रोच किया हो। चलिए अब थोड़े से एक दूसरे रोल के बारे में बता, आप एक मदर भी हैं, एक प्रोफेशनल भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं इतने सारे रोल्स को? सर मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, अगर परिवार का साथ हो तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। मेरी जो जर्नी रही है ना उसमें थ्रू आउट द मेरे परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा साथ रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करने की तो जरूरत नहीं पड़ी। बस मैं अपनी प्रायोरिटी शुरू से तय करती हूँ और
मेक श्योर करती हूँ कि मेरे परिवार का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे। फिर जब आपके घर वाले आपका साथ देने लगते हैं, आसपास के लोग साथ देने लगते हैं, तो जिम्मेदारियां आसान लगने लगती हैं। ब्यूटीफुल। तो चलिए इसी जिम्मेदारी पे और इसी परिवार के साथ पे हम रुक के गाना सुनते हैं, बहुत छोटा सा पॉज लेते हैं और फिर बकौल अमीन सयानी हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं और आपसे एक दो सवाल और फिर हम इसको रैप अप करते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हम सब है ताले, तू सबकी चाबी, हमसे ना रूठो, मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी, एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। इस घर के दरवाजे पे लिखा है, इस घर के दरवाजे पे लिखा है, एक सोता है तो एक जागता है, एक सोता है तो एक जागता है, एक दूसरे के है पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हाँ रेणु जी, हमें पता लगा है आपको संगीत में, म्यूजिक में भी काफी रुचि है। तो ये बताइए कि म्यूजिक का आपके जीवन में क्या एक जगह है, और आप जब तनाव में होती हैं तो संगीत आपको सुकून देता है। किस तरह के गीत आपको पसंद है, कुछ बताइए उसके बारे में।
जी सर, बिल्कुल म्यूजिक मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। मुझे ये पॉजिटिविटी, पीस और एनर्जी देता है। मैं जब भी अकेले होती हूँ, मुझे सोलफुल म्यूजिक, मीनिंगफुल म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। पुराने मेलोडीज मेरे दिल को छू जाते हैं। मतलब मैंने लता मंगेशकर जी, रफीक साहब, मुकेश, इन सबको बहुत सुना है। और इन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो वडाली ब्रदर्स के जो सॉन्ग हैं, मतलब उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो उनको सुनना एक अलग ही लेवल की डिविनिटी में आपको पहुंचा देता है। ब्यूटीफुल। अच्छा, तो अगर मैं फिर ये एक गुजारिश करूं आपसे कि आप कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, और कुछ अगर आपका कोई फेवरेट गाना हो उसको गुनगुनाना चाहें, या कुछ कोई भी एनीथिंग आप कुछ सुनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी, वैसे तो बडाली ब्रदर मेरे फेवरेट हैं, पर एक गाना शुरू से मेरी जबान पे हमेशा रहता है। मैं वो थोड़ी सी 2 पंक्ति आपको जरूर जी गा के सुनाना चाहूंगी। जी जी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जी ब्यूटीफुल। चलिए, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन अगर रेणु जिंदल जी सा जज्बा हो तो वो जंग में बिल्कुल आप जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही आप कुछ, रेणु जी, चलते चलते कुछ संदेश देना चाहें आज की महिलाओं और युवाओं के लिए, जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस उनमें उनको पूरा नहीं लगता है, कुछ उनके बारे में कहना चाहें? जी, लास्ट में मैं अपने श्रोताओं को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद पे विश्वास रखिए। सपने देखने से मत डरिए। जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी और लोग रोकेंगे भी, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई मंजिल दूर नहीं। हमेशा याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास और आपकी अच्छाई है। तो श्रोताओं, आज की इस खास बातचीत में हमने जाना कि किस तरह एक महिला अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज सेवा, वुमेन एम्पावरमेंट, पर्सनल एक्सीलेंस, तीनों क्षेत्रों में एक प्रेरणा बन सकती हैं। रेणु जिंदल जी ने हमें संदेश दिया कि असली सफलता सिर्फ मंच पर ताज जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद और मुस्कान लाने में है। रॉबिनहुड आर्मी के माध्यम से उनका सेवा भाव, महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की उनकी सोच, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का उनका अंदाज सचमुच बहुत ही इंस्पिरेशनल है। रेणु जी, आपने अपने अनुभव, अपने विचार, अपने जीवन को इतनी खूबसूरत बातों से हमारे साथ साझा की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद आलोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह समाज में सकारात्मक बदलाव लाती रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आपका होस्ट आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।